देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। FM पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ जुड़ चुके हैं अलवर की आवाज में। और गणित हुआ आसान को और भी आसान करने के लिए एक बार फिर आपके साथ हैं IIT अलवर से असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा। इससे पहले अंक में हमने जाना था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के विषय में, जिसमें विस्तार से आपको बताया था अर्चना शर्मा जी ने। लेकिन आज उससे आगे बढ़ते हैं, बताएंगे आपको दूरी सूत्र के बारे में, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति की मदद से। चलिए जानते हैं दूरी सूत्र के बारे में, आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना शर्मा, IIT अलवर से असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। मजे की बात बच्चों ये थी कि पाइथागोरस को निर्देशांक गणित का कोई आइडिया नहीं था। उन्होंने सिर्फ किसकी चर्चाएं की, अपने पाइथागोरियन प्रमेय का सिद्धांत दिया, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये भी थी कि उनके जो आइडियाज थे, जो उनकी खोज थी, वो ही निर्देशांक ज्यामिति का आधार बन गए, जैसा कि हमने अभी पहले बताया ही था आपको, ठीक है। एक और बात, यहाँ पर एक और बहुत मजेदार बात हम ऐड करने जा रहे हैं बच्चों। किसी भी वृत्त के किसी बिंदु से केंद्र तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। मैंने जैसा कि आपको बताया था, त्रिज्या को पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज का कर्ण माना। यानी कितनी मजेदार बात हो गई बच्चों। अगर आप वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बनाइए और वो त्रिभुज कैसा होगा त्रिभुज, कैसा त्रिभुज बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो त्रिज्या होगी वो कैसे काम करेगी, समकोण त्रिभुज की तरह। त्रिज्या कैसे काम करेगी, कर्ण की तरह, ठीक है। तो डेस्कार्ट, जो कि निर्देशांक ज्यामिति के पिता कहे जाते हैं, इन्होंने ही बीजगणित से ज्यामिति को जोड़ा। यानी बीजगणित से ज्यामिति का सफर तय करने वाले हमारे गणितज्ञ डेस्कार्ट ही हैं। इन्होंने यूक्लिड तथा पाइथागोरस के सिद्धांतों को पढ़ा और उस गणित का प्रसार करते हुए गोले के समीकरण को, यानी वृत्त के समीकरण को दूरी सूत्र में बदला, ठीक है। और ये चीज मैं आपको बता भी चुकी हूँ, और शायद अब आप अच्छे से खुद भी तय कर सकते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो ये तो बच्चों थी जानकारी कि कैसे निर्देशांक ज्यामिति के ज्ञाता डेस्कार्ट्स को अनुभूति हुई, निर्देशांक ज्यामिति के लिए कैसे अनुभूति हुई उनको, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक, दूरी सूत्र की ओर। क्योंकि अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे दूरी सूत्र की, वहां मैंने आपको सिर्फ कंपैरिजन बताने के लिए, कंपेयर करने के लिए कि कैसे, शायद आपने कभी कोशिश ना की हो इन दोनों को संबंधित करने की, इनको संबंध नहीं बताया हो दोनों का आपस में, लेकिन बहुत गहरा संबंध है। ये चीज आप देख चुके हैं कि वृत्त का समीकरण कैसे दूरी का सूत्र बन जाता है, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। कई बार बच्चों आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको 3 निर्देशांक दे दिए। अब 3 निर्देशांक, कुछ इस तरीके के निर्देशांक दिए मैंने आपको, मतलब 3 बिंदुओं की स्थिति मैंने आपको बता दी। अब आपने कार्तीय तल पर उन तीनों बिंदुओं को ड्रॉ करिए, उनको अपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करिए। और हो सकता है वो तीनों बिंदु इस तरीके से दिए गए हैं कि वो तीनों बिंदु से मिलकर कोई रचना आपको प्राप्त होती है, और मान लीजिए कि वो रचना त्रिभुज की होती है, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको 4 या 5 बिंदु दे दिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी निर्देशांक ज्यामिति है, जिसमें हम बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करते हैं, ये बिंदुओं की स्थिति ही आगे चलकर हमको बड़ी बड़ी वस्तुओं की आकृति से अवगत करा देती है। समझ रहे हैं बच्चों? यानी आपको अगर कोई आकृति बनानी है तो उससे पहले आपको उस आकृति के हर पॉइंट को जानना होगा,
वैसे भी आप जानते हैं कला के क्षेत्र में भी आपने ये चीज बहुत बार देखी होगी कि अगर कोई चित्रकार चित्र बनाने की कोशिश करता है तो आपने हमेशा देखा होगा कि पहले वो डॉटेड लाइंस प्रिपेयर करता है, डॉटेड लाइन बनाता है, ठीक है। तो वो डॉटेड लाइन भी, और वहां पर भी वो स्केल का यूज करता है, पेंसिल का यूज करता है, ठीक है। ये देखता है कि कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए, अगर मतलब ऊंचाई नीचाई, मतलब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। चलिए, तो दूरी सूत्र की हम बात कर रहे थे। अब जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, कभी आपने आकृतियों की हम लोग बात कर रहे थे, तो शायद अब निर्देशांकों को स्टडी करने के बाद, निर्देशांकों के बारे में जानने के बाद अब आप ये अच्छे से जान सकते हैं, और शायद अपने अपनी पिछली क्लासेस में या आपने अभी अपने पिछले चैप्टर्स में ये चीज पढ़ी होगी कि दो चरों वाली रेखिक समीकरण को अगर जब आप आलेखित रूप से निरूपित करोगे, आलेखीय रूप से अगर आप निरूपित करोगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। रेखीय समीकरण समझते हैं सब लोग। जैसे मैं कहूँ अभी x + y = 2, अगर आप इन्हें ड्रॉ करेंगे तो आपके पास बिंदु के निर्देशांक होंगे, मतलब x, अगर आप x पुट कर रहे हैं, x के कुछ मान पुट करेंगे तो आपको y के कुछ मान मिलेंगे, तो x और y से मिलकर निर्देशांक बन जाएंगे, और उन निर्देशांकों को अगर आप कार्तीय तल में निरूपित करेंगे तो डेफिनेटली आपको सरल रेखा प्राप्त होगी। इसी प्रकार जब द्विघात समीकरण को आलेखित किया जाता है, जैसे y = a × x² + b × x + c, यानी a b c यहाँ पर कैसे हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, अचर राशियां हैं। जब भी द्विघात समीकरण को आलेखित करोगे तो परवलय आकृति बनेगी, ठीक है। अतः आकृतियों की ज्यामिति अध्ययन करने के लिए ही, आकृतियों की ज्यामिति अध्ययन करने के लिए ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उपयोग करते हैं, क्योंकि आकृति के रचना कई बिंदुओं से निर्धारित होती है और बिंदु की स्थिति निर्देशांक यानी निर्देशांक, भुज और कोटि तय करते हैं, ठीक है। आप पहले अंक में भी आप ऐसा पढ़ चुके हैं कि हमारे निर्देशांक ज्यामिति का यूज कहाँ कहाँ होता है, भौतिकी में, इंजीनियरिंग में, समुद्री परिवहन में, ठीक है। भूकंप से रिलेटेड जो भूकंप आता है ना, अर्थक्वेक जो आता है, तो अर्थक्वेक संबंधित जो रिएक्टर मापन जो होता है, उस मापन शास्त्र में भी निर्देशांक ज्यामिति का ही यूज होता है, ठीक है। और कभी गौर करिएगा, जो एरोप्लेन उड़ता है, एरोप्लेन का जो पाथ डिस्क्राइब किया जाता है, एरोप्लेन को ये बताया जाता है क्योंकि ऊपर तो पता नहीं है, रोड तो बनी नहीं है ऊपर आकाश में, तो जो ट्रैफिक कंट्रोलर, जो जमीन पर जो ट्रैफिक कंट्रोलर जहां उनका ऑफिस बना हुआ है, वहां से ही उनको निर्देश, सिग्नल्स दिए जाते हैं कि कहाँ कहाँ आपको चलना है। तो वो जो सिग्नल्स बनाए जाते हैं, सिग्नल्स के लिए भी निर्देशांक ज्यामिति का ही यूज होता है, ठीक है। तो थोड़ी देर चर्चा करते हैं हम लोग। अभी सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगी आपको। मान लीजिए श्याम एक बच्चा है, वो मान लीजिए बिंदु A पर है। बिंदु A का मतलब हो गया कि वो 0 पॉइंट पर खड़ा है, मतलब आपका जो कार्तीय तल है ना, कार्तीय तल आप सबको मालूम है। अब कैसे, कार्तीय तल में क्या क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं जिनको हम चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। जहां पर दोनों अक्ष काटते हैं उनको मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो जो श्याम है वो मूल बिंदु पर खड़ा है। कहाँ खड़ा है, मूल बिंदु पर। श्याम को मूल बिंदु को मैं A कहूंगी, श्याम को बिंदु B पर जाना है, और जो B की दूरी है वो B की दूरी कुछ इस तरह तय करेगा। सबसे पहले श्याम बिंदु A से यानी मूल बिंदु से पूर्व की ओर 12 किलोमीटर, उसके बाद उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलेगा। तो आप मुझे ये बताइए, क्या आप ये बता सकते हैं कि A से बिंदु B तक की दूरी, बिंदु B की दूरी का मतलब क्या हुआ, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गया है वो, ठीक है। तो जहां उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गया है वहां वो लास्ट पॉइंट हो गया, उसका लास्ट बिंदु हो गया पहुंचने का, ठीक।
तो A से B तक की दूरी ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे कि A से B तक की दूरी कैसे होगी? जितना मैं आपको बोल रही हूँ आप सब अपने अपने आगे कागज रखिए। आप अच्छे से जानते हैं हमने अपने पिछले अंक में अक्षों को दिशाओं से निरूपित करना बताया था। कैसे बताया था मैं फिर से बता देती हूँ एक बार। जो हमारा x अक्ष था, x अक्ष के दो पहलू हैं, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। ऋणात्मक और धनात्मक, जो धनात्मक है वो पूर्व दिशा बताता है, जो ऋणात्मक है वो पश्चिम दिशा बताता है। y अक्ष के भी दो पहलू हैं, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। जो धनात्मक है वो उत्तर दिशा बताती है, जो ऋणात्मक है वो दक्षिण दिशा बताती है। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले आप जो मैंने आपको अभी दूरी ज्ञात करने के लिए बिंदु A से B तक की दूरी ज्ञात करने के लिए अभी आपको जो प्रॉब्लम बताई है, सबसे पहले आप लोग अपने कॉपीज में या अपने पेपर्स में प्लीज एक बार उसे बना कर देखिए। आपको खुद से चीजें एकदम साफ दिखने लगेंगी। मैंने क्या किया, मूल बिंदु मेरा A, जहां मेरा श्याम खड़ा था, श्याम सबसे पहले पूरब की ओर 12 किलोमीटर गया, फिर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। ठीक है, 12 के बाद उत्तर की ओर, ठीक है, पूरब से सीधे उत्तर की ओर गया। ठीक, अब A से B के बीच की दूरी याद करनी है। तो हम क्या करेंगे कि जब वो उत्तर तक पहुंचा है उस बिंदु को, उस आखिरी बिंदु को मूल बिंदु से मिला देंगे। आप लोग देखिए अपनी कॉपीज में, क्या ये त्रिभुज बन गया है? डेफिनेटली एक त्रिभुज बन गया है। ठीक है, और इस त्रिभुज में क्या आपको समकोण दिख रहा है? कोई कोण 90 डिग्री का दिख रहा है? बिल्कुल। जब आप पूरब से उत्तर की ओर जाने लगे तो आप कैसे चल रहे हैं? बिल्कुल कैसी स्थिति में चल रहे हैं? स्ट्रेट चल रहे हैं, बिल्कुल सीधे सीधे चल रहे हैं। तो उत्तर और पूरब के बीच में जो कोण बनेगा वो कैसा बनेगा? 90 डिग्री। और उसके सामने जो सम्मुख भुजा है वो कैसी होगी? तिरछी। जो तिरछी है, सम्मुख भुजा मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कैसी होगी? कर्ण। कैसा होगा? कर्ण। यानी कि एक समकोण त्रिभुज है। और अगर इस समकोण त्रिभुज का मुझे आधार पता है, लंब पता है, तो क्या मैं इसका कर्ण नहीं निकाल सकती? अभी मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई थी। पाइथागोरस प्रमेय का क्या मतलब है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कौन सा? जब श्याम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चला। लंब कौन सा? जब श्याम उत्तर से पूरब की ओर चला। तो 12 का स्क्वायर यानी 12 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, दोनों का वर्ग करेंगे, कितना वर्ग आएगा? 12 का वर्ग क्या होता है? 144। और 10 का वर्ग क्या होता है? 10 का वर्ग कितना होगा? पूरे 100। कितना होगा? 100। तो यानी जो आपके पास कर्ण का वर्ग आएगा वो कितना होगा? 244 किलोमीटर। 244 किलोमीटर यानी आपके पास कर्ण का वर्ग आ गया। ठीक है, अब कर्ण अगर आप ए बी मान रहे हैं, कर्ण कैसा होगा? ए से बी। तो ए बी का मान कितना आएगा? 144 प्लस 100। अभी आपने जोड़ा 244, 244 का वर्गमूल। ठीक है, तो ए और बी के बीच की दूरी होगी 244 का वर्गमूल। ठीक है, और आप दूरी की यूनिट भी साथ में लिख देंगे, किलोमीटर। ठीक है, समझ आया आपको? ये बात तब तक ठीक थी जो अभी हमने जो चर्चा की। आप यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि हमें दूरी सूत्र ज्ञात करने की जरूरत क्या थी, जब हमने पाइथागोरस प्रमेय से ही दूरी ज्ञात कर ली। लेकिन यहाँ पर भी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये कि यहाँ पर अगर फिक्स दिशाओं में ही मूवमेंट किया जाए, फिक्स दिशाओं में ही इधर से उधर चिन्ह अंकित किए जाएं, बिंदु बनाए जाएं, तो दूरी ज्ञात करना आसान था। लेकिन अगर दो बिंदु एक दूसरे से विपरीत चतुर्थांश में हो, ठीक है, तब दूरी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाना थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है, और इसी को आधार मानते हुए डेस्कार्ट्स ने पाइथागोरस प्रमेय से प्रेरणा ली और इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम सीखेंगे
किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कैसे की जा सकती है। तो अभी आपने उदाहरण तो समझ ही लिया है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके पास जब भी दो बिंदु गिवन हो, दो बिंदु दिए रहेंगे आपको। पहले बिंदु को मान लीजिए x1 y1 या फिर x1 y1 आप रहने दीजिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको किसी भी समतल में दो बिंदु दिए होंगे। पहले बिंदु के निर्देशांक होंगे x, y, दूसरे बिंदु के निर्देशांक होंगे p, q, ठीक है। आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करनी है, ठीक। तो बिंदु सूत्र, मैं यहाँ आपको सूत्र को सिद्ध करना नहीं बता रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ सूत्र बता रही हूँ कि जब आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हों तो आप दोनों बिंदुओं के बीच दूरी कैसे ज्ञात करें, ठीक है। तो जो दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र को हम लोग d से डिनोट करेंगे, d फॉर डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस बराबर, सबसे पहले आप वर्ग करेंगे किसका, भुज, जो आपको निर्देशांकों के भुज जो मिले हुए हैं, जो भुज हैं, भुजों के अंतर का योग पहले वर्ग करेंगे। भुजों के अंतर का वर्ग, भुजों के अंतर का वर्ग कैसे, मैंने आपको बताया। पहले वाले निर्देशांक में भुज क्या है x, दूसरे वाले निर्देशांक में भुज क्या है p, यानी पहला भुज का अंतर क्या आएगा x माइनस p। अब x माइनस p का होल स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, कर दिया, ठीक है। बीच में प्लस का निशान लगाइए, फिर लिखिए कोटियों का अंतर। कोटि क्या क्या है, पहले बिंदु की जो कोटि है वो क्या है y, और दूसरे बिंदु की जो कोटि है वो क्या है q। तो y माइनस q और y माइनस q का वर्ग कर दीजिए, दोनों वर्गों को जोड़ दीजिए, ठीक है। और दोनों वर्गों को जोड़ने के बाद जो आपके पास टर्म बनी है उसका वर्गमूल ले लीजिए, ठीक है। यानी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस p का होल स्क्वायर प्लस y माइनस q का होल स्क्वायर, ठीक है। अर्थात वर्गमूल किस किस का, वर्गमूल x माइनस p का वर्ग प्लस y माइनस q का वर्ग, ठीक है बच्चों। इसे d डिस्टेंस से ही डिनोट करेंगे, d से निरूपित करेंगे, जो मान आएगा आपका, ठीक है, उसे d से निरूपित करेंगे, ठीक। अब आप अपने कई उदाहरणों में आराम से आप जान सकते हैं कि कैसे हम दूरी सूत्र का उपयोग करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी आसानी से बता सकते हैं, ठीक। आज जो हमने दूरी सूत्र बताया है उसके लिए कुछ उदाहरण आप लोग लिख लीजिए और जरूर उन्हें हल करके देखें आप, और आपको काफी मदद मिलेगी। तो लिख लीजिए, मान लीजिए कोई बिंदु दे रखा है आपको 1,2, मतलब पहला बिंदु का निर्देशांक कैसे मैंने निरूपित करना सिखाया था आपको, ब्रैकेट 1 फिर कॉमा फिर 2 फिर ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट पहले शुरू करते हैं, फिर भुज और कोटि को अंदर लिखते हैं, बीच में कॉमा लगाते हैं, फिर ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक है। ये पहला बिंदु 1,2 तथा दूसरा बिंदु ब्रैकेट शुरू 3,4, 1,2 3,4, ठीक है। यानी 3,4 दूसरा बिंदु हो गया, पहला बिंदु क्या था 1,2। दो बिंदुओं के बीच आप आसानी से दूरी ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, भुजों का अंतर। तो भुज क्या क्या है यहाँ पर बच्चों, 1 और 2। 1 और 2 का अंतर क्या होगा, 1 माइनस 2 यानी -1। -1 का वर्ग क्या होगा, 1। इसी प्रकार अब कोटि का अंतर निकालें, 3 माइनस 4। पहली कोटि क्या थी 3 और दूसरे बिंदु की कोटि 4। 3 में से 4 गए तो -1 बचे, -1 का वर्ग यानी फिर से 1। कोटि वाला वर्ग कितना था 1 और भुज वाला कितना है 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2।
और जो भी अंतर आता है जोड़ने के बाद उसे किस में लिखते हैं हम लोग? वर्गमूल में। यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर √2 है ना, √2। √2 का मतलब किसका वर्गमूल? 2 का वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल अगर आपको याद करना आता है तो आप इसे आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। √2 का वर्गमूल होता है 1.414। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम आगे चर्चा करेंगे। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है बच्चों। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको प्रोग्राम? हमें उम्मीद है कि अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, और उसकी मदद से कैसे हम दूरी सूत्र लगाकर दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इन सब के बारे में आपको बता रही थी आईटी अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा। और साथ ही अब आपको लेके चलते हैं कुछ अपने कम्युनिटी की ओर, उनसे जानते हैं कि क्या कहना है उनका गणित के विषय में, कितना उनको समझ में आता है और कितना नहीं आता है। तो चलिए चलते हैं। अब हमारे साथ जगदीश प्रसाद जाटव जी हैं, जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल हैं देसुला में। तो उनसे जानते हैं उनके बारे में, उनका क्या व्यूज हैं मैथ्स के बारे में। तो सर, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरे को गार्जियंस के माध्यम से सूचना मिली थी शुरू में कि भाई मैथ्स का जीवन में अपने आप में अलग ही महत्व है, तो मैंने साइंस मैथ्स जो चुना था सब्जेक्ट के रूप में। और बीएससी बीएड करने के बाद बीएससी मैंने आरआर कॉलेज से की और बीएड जो है मैंने JNTT कॉलेज से की। उसके बाद में मैं जो है सेकंड ग्रेड में अजमेर के अंदर वरिष्ठ अध्यापक के रूप में कार्यरत हुआ। मैंने मैथ्स को पढ़ाया, बच्चों के संपर्क में पहली बार आया। उसके बाद महसूस किया कि भाई मैथ्स जो है, मैं बच्चे अधिकतर कुछ घबराते ज्यादा हैं, लेकिन जिन बच्चों को इसमें इंटरेस्ट आता है वो काफी लंबे समय तक इसको बड़े रोचक तरीके से करते चले जाते हैं। मेरा भी मतलब यही हाल रहा था शुरू में, जब मैं इस लाइफ में था, स्टूडेंट लाइफ में, काफी देर रात तक जो है मैं सवालों को करता रहता था और बड़ा इंटरेस्ट आता था मुझे इसमें। तो बाकी वैसे एज ए टीचर हनुमानगढ़ में सेकेंडरी स्कूल HM रहा, खानपुर हीर रहा, बुरजा में रहा, और यहाँ तक कि BO रामगढ़ और लक्ष्मणगढ़ रहा। तब भी जब क्लासों का इंस्पेक्शन करता था तो मैथ्स को जाकर के खुद पढ़ाता था और बच्चों में कुछ इंटरेस्ट जो है जागृत हो, इसके लिए प्रयास करता था। और आज भी मैं देसुला स्कूल के अंदर बच्चों में मोटिवेशन का काम कर रहा हूँ। जिस समय मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, मैथ्स के दोनों टीचर्स जो है उनका तबादला हो चुका था, पदोन्नति हो चुकी थी, तो पद खाली था। दोनों क्लासें 9th 10th की मैंने ही ली, मैंने उनको पढ़ाया। उसके बाद शीघ्र ही पद भर गए, फिर वो लोग पढ़ा रहे हैं। तो गणित के अंदर जो है, चूंकि मैं गणित का स्टूडेंट रहा, मुझे काफी रुचि है और जब भी समय मिलता है निरीक्षण का, गणित की तरफ मेरा ज्यादा रुझान रहता है और बच्चों को जो है मोटिवेशन देने का काम हम लोग करते हैं। बच्चे काफी रुचि लेने लगे हैं और अलवर की आवाज कार्यक्रम के तहत जब स्कूल जुड़ा है, यहाँ पे लोग बागों का आना जाना हुआ है, तो कुछ बच्चों में और विशेष जो है जागृति मैथ्स के प्रति हुई है खास तौर से। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इस चैनल के माध्यम से ये लोग बाग आते रहते हैं, बच्चों को कैसेट्स वगैरह सुनाते हैं, अपनी आवाज सुनाते हैं और टीचर्स का बच्चों का फीडबैक भी लेते हैं। बच्चों में काफी जागृति इस विषय के प्रति खास तौर से आई है। और एक सर, ये जानना चाहेंगे कि आपके समय का जो मैथ्स था, जब आपने पढ़ा था, आपकी रुचि थी मैथ्स में, इसलिए आप अच्छे से कर पाए। और अगर आज के बच्चों की अगर बात की जाए, आज के बच्चों को भी आप देखते हैं कि भाई क्यों मैथ्स से मतलब वो डरते हैं। देखो, डंडिया माथुर की जो मैथमेटिक्स थी 10वीं में हमने वो पढ़ी, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से वो मैथ्स जो है की पुस्तक लिखी हुई थी, बड़ा इंटरेस्टेड मतलब जो है मैथ्स था। अब जो किताबें हैं वो विचित्र तरीके से छपी हुई हैं। इसके अंदर जो है बच्चों को बीच बीच में तो एक्सरसाइज करने को है तो सही, लेकिन उसका जो सिस्टम है पुरानी पद्धति से कुछ अलग हटके है। ऊपर जो बातचीत होती है तो कहते हैं भाई NCERT के माध्यम से जो पाठ्यक्रम को जो निर्धारित करती है कमेटी, उन्होंने रिकमेंड किए, उसके आधार पर ये हैं। तो चूंकि वो कोई न कोई सीनियर आदमी हमारे रहे हैं, इसलिए हम उनको चैलेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी काफी परिवर्तन है पुरानी पुस्तकों में। इसमें जिस तरह का इंटरेस्ट उसमें पैदा हुआ करता था, उस तरह का इन पुस्तकों में नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे RTE के बारे में कि RTE क्या है। RTE के तहत जो है, जब से ये एक्ट बना गवर्नमेंट का,
तो शिक्षा में जो है पहले तो ये बात आई कि साहब उसमें किसी को फेल नहीं करना है। वो चाहे मतलब उसकी उपस्थित दिनों की संख्या कम हो या ज्यादा हो, स्तर उसका चाहे कम रह जाए, लेकिन उसको जो है उत्तीर्ण ही करना है। कार्य की अधिकता को देखते हुए लोगों में जो इस तरह की भावना जागृत हुई कि अध्यापक ने तो ये सोचा कि भाई लोग बाग जो है इनको बच्चों को जब हमको फेल करना ही नहीं है तो ये चाहे इनका स्तर कम रह जाए या ज्यादा रह जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और बच्चे के अंदर और अभिभावक में भी ये धारणा आई है कि साहब बच्चे को फेल तो कर नहीं पाएंगे टीचर, इसलिए ये कम जाता है ज्यादा जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता, 8वीं की मार्कशीट और डिग्री तो हमें कम से कम मिल ही जाएगी। तो ऐसी स्थिति जो पैदा हुई है, उस स्थिति में जबकि बच्चों को गणित में तो आगे बढ़ाने के लिए रेगुलर मेहनत की आवश्यकता है, उसको रोजाना पढ़ाना बहुत जरूरी है, तो उसमें बच्चा जो है नियमित नहीं रह पाया है। अनियमितता जो हुई है उससे गैप काफी आ गया और उससे सब्जेक्ट के प्रति रुझान जो है कम हुआ है। जब तक मेरिट नहीं आएगी, जब तक बार बार बच्चों का टेस्ट नहीं लेंगे और उसका जो स्तर का ज्ञान अपन को नहीं होगा, यहाँ पर जो है 8वीं तक संस्था प्रधानों को अपने स्तर पर ही छोड़ दिया है। संस्था प्रधानों ने टीचर को अपने स्तर पर एग्जाम लेने के लिए छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में मतलब परीक्षाएं कम हो रही हैं और परीक्षा का महत्व लगभग खत्म सा हो गया है। और ये परीक्षा का जब ये खत्म हो गया है तो मेरिट बच्चों में डेवलप नहीं हो पा रही है, तो वो जो है 8वीं तक काफी समय गुजार चुका होता है और अपने जीवन को सफल करने के लिए उसके अंदर जितना मतलब सीखना होता है उतना सीख नहीं पाता, इसलिए फिर आगे वो पिछड़ जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए पार्शलिटी नहीं है कि जो बच्चे मतलब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो उनको भी उन्हीं से कंपेयर कर दिया, भी वो भी सब पास हो जाएंगे, तो उसमें एक कंपटीशन की भावना जो होती है बच्चों के बीच में वो खत्म सी हो गई है। हाँ बिल्कुल, वो जब तक बार बार हम टेस्ट नहीं लेंगे, परीक्षाएं नहीं लेंगे, तो कंपटीशन के अंदर बच्चा बैठने को तैयार होगा ही नहीं। इसलिए ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छी तरीके से स्कूलों में पढ़ रहे हैं और जो बार बार जिनकी परीक्षाएं हो रही हैं, बार बार जो कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो वो जो तैयार हो रहे हैं और जिनकी कोई परीक्षा नहीं हो रही है, कोई मेरिट उनमें डेवलप नहीं हो रही है, तो ऐसे बच्चे जब उनको आगे भविष्य में दोनों को एक जगह पे उतारेंगे तो निश्चित रूप से वो गैप साफ नजर आएगा। और ये बच्चे जो है निरक्षर टाइप ही हैं, इनमें कोई जो है केवल साक्षर कह सकते हैं, एक प्रमाण पत्र लिया हुआ कह सकते हैं, बाकी जीवन में जितना इनको 8वीं तक सीख जाना चाहिए उतना ये बिल्कुल नहीं सीख पा रहे हैं। किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? आरटी के तहत जो जितनी 75% उपस्थितियां हैं वो बिल्कुल जरूरी होनी चाहिए और पहले की तरह टेस्टें भी हों और जो है अर्धवार्षिक परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं, उनका महत्व हो, जिला समान परीक्षा से इनको जोड़ा जाए और पूरे राष्ट्र को ही जो है एक परीक्षा योजना के तहत प्रश्न पत्र व्यवस्था से जोड़ा जाए, ताकि सभी बच्चों में एक जैसी जो भावना डेवलप हो और उतना जो है वो सीख पाएं, तब जाकर के ही उनमें मेरिट भी डेवलप हो पाएगी और वो साक्षर की श्रेणी में भी आ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। जी, और साथ ही चलते चलते बच्चों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे अपने अलवर के? मैसेज मेरा तो सभी बच्चों के लिए यही है कि भाई आप एक नियमित पाठ्यक्रम मतलब समय विभाग चक्र बना करके और घर पर भी आप पढ़ने का जो योजना तैयार करें, घर पर भी इसको पढ़ें, अध्यापकों से ज्यादा सीखें, अपने मित्रों से सीखें और जीवन में आप जो है पढ़ते रहें। आप खाली जो है एक चीज पर ही भरोसे ना रहें कि साहब स्कूल के अंदर हमें कोई पढ़ाएगा तभी हम पढ़ पाएंगे। स्कूल में भी पढ़ें, आप अपने साथियों से भी संपर्क में रहें, आप घर पर भी जो है पढ़ते रहें, तब जाकर के ही आपको आगे उन्नति मिल पाएगी। मतलब बेसिक आपका ये कहना है कि 2 घंटे की क्लास से आप नहीं पढ़ पाते, आप 22 घंटे आप क्या करते हैं उसके अलावा वो बहुत मैटर करता है। मैथ्स में तो जरूरी है कि भाई आपने जो क्लास में आपने सीखा वो घर पे जाके आपने प्रैक्टिस करी नहीं करी, तब तक आप मैथ्स नहीं सीख पाएंगे। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कम्युनिटी से भी हमने जाना कि गणित कितना सरल हुआ है और कितना मुश्किल। साथ ही ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर हैं 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पे सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.radioalwar.com
i-radiolive.com पर। और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉग इन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।